स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात स्टार्ट की थी ऑन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। पोर्टफोलियो रिटर्न कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ दिस फार्मूला। आरपी रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो के लिए हम सिंबल यूज़ करें, इट इज़ इक्वल टू वेटेड रिटर्न्स ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ विच आर मेकिंग दैट पोर्टफोलियो। मतलब जितने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके रिटर्न्स को, रिस्पेक्टिव रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करना है विद देयर वेट्स यहाँ पे मतलब है कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ पोर्टफोलियो में इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ में आपने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना अमाउंट, कितना पोर्शन अपने सेविंग्स का, कितना अमाउंट अपने ओवरऑल फाइनेंस का इन्वेस्ट किया है इनटू इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़। तो W is the weight or investment proportion of the assets in the portfolio or securities in the portfolio. J जो है it is the expected return of the assets and N is the total number of assets in the portfolio. तो अगर हम इसको इक्वेशन में एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो RP रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू वेट ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी इंटू रिटर्न ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी प्लस weight of second security into return of second security plus weight of third security into rate of return of third security up till weight of nth security into return of nth security। मतलब जितनी ओवरऑल सिक्योरिटीज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, हम रिस्पेक्टिव सिक्योरिटीज़ के रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनके वेट्स के साथ और फिर ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो हमें उस पोर्टफोलियो का रिटर्न मिल जाता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है कि जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। यू आर क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक डी एंड स्टॉक BW. यू आर इन्वेस्टिंग $2,000 in stock BW and 3,000 in stock D. Remember that the expected return and standard deviation of the stock BW is 9% and 13.5% respectively. The expected return and standard deviation of stock D is 8% and 10.65 respectively. The correlation coefficient between BW and D is 0.75. What is the expected return and standard deviation of the portfolio? अभी हम रिटर्न कैलकुलेट करने का देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। तो रिस्पेक्टेड रिटर्न के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ पे रिटर्न कितना है और इन्वेस्टमेंट में उनका वेटेज कितना है। तो इस क्वेश्चन में आप देखो तो आपने इन्वेस्ट किया दो तरह की सिक्योरिटीज़ हैं, एक BW है और एक का नाम D है। BW में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 2,000 और D में इन्वेस्ट कर रहे हैं 3,000। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि ये इन्वेस्टमेंट वेट्स कितने हैं, वेटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। तो वेट ऑफ BW इज इक्वल्स टू जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी। हमने एक सिक्योरिटी में 2,000 इन्वेस्ट किया, दूसरे में 3,000 इन्वेस्ट किया। तो 3,000 प्लस 2,000 मीन्स 5,000 टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट थी। इस 5,000 में से एक में हम 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे में हम 3,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमने इसको वेट्स की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, वेटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो ये हो जाएगा 2,000 डिवाइडेड बाय 5,000। तो आंसर आ जाता है 0.4 और 40%। वेट ऑफ डी सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू 3,000, इसमें हम 3,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 5,000, टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 5,000, तो ये 0.6 आता है। मतलब हम अपने टोटल 5,000 जो हमारा कैश है, फाइनेंस है, उसका 40% इन्वेस्ट कर रहे हैं BW में और 60% इन्वेस्ट कर रहे हैं D सिक्योरिटी में। तो हमने अगर रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना होगा तो ये हो जाएगा वेट ऑफ BW इंटू रिटर्न ऑफ BW प्लस वेट ऑफ D इंटू रिटर्न ऑफ D। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 8.4%। सिंपल। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़, पहली सिक्योरिटी का रिटर्न था 9%, दूसरा था 8.4%, हमने पोर्टफोलियो में डाला है तो इसकी वजह से जो हमारा रिटर्न है ओवरऑल इंडिविजुअल सिक्योरिटी D की निस्बत ज़्यादा हो गया, 8.4% हो गया है। फिर रिस्क कैलकुलेट करना होता है जब भी पोर्टफोलियो रिटर्न की बात आती है, किसी भी सिक्योरिटी में रिटर्न की बात आती है, साथ में रिस्क लिंक्ड होता है, क्योंकि दीज रिटर्न्स आर नॉट डेफिनेट रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं एंड दे कैन एक्चुअली वेरी ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। तो ये जो वेरिएशन रिटर्न्स होता है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन फॉर्म ऑफ रिस्क। और रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला जो यूज़ होता है दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सिग्मा P
Sigma is a symbol that is used for standard deviation and statistics में आप पढ़ चुके होंगे. तो sigma p standard deviation of portfolio is equals to individual weights of securities into sigma jk. Individual weight of securities which are making the portfolios into sigma jk, where wj is the weight or investment proportion for the jth asset in the portfolio, and wk is the weight or investment proportion for the kth asset in the portfolio, and sigma jk is the covariance between returns for the different assets in portfolio. Sigma jk is the covariance between returns. अब कोवेरियंस क्या होता है, आप स्टार्ट्स में भी पढ़ चुके होंगे. कोवेरियंस एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू है जो कि यूज़ होती है फॉर एक्सप्रेसिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स के दरमियान किस किस्म का रिलेशन है, हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर. इस रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कोवेरियंस यूज़ करते हैं. तो ये कोवेरियंस को अलग से कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है. Covariance between j and k is equals to standard deviation of j into standard deviation of k into correlation coefficient between j and k. Covariance or sigma jk, covariance between two variables, is equals to standard deviation of first into standard deviation of second into correlation coefficient between the two variables. अब ये कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड स्टैटिस्टिकल मेजर फॉर द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. इसकी वैल्यू -1 से +1 के दरमियान में होती है. एग्जैक्टली -1 मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एंड एग्जैक्टली +1 मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. 0 पे वैल्यू हो तो इट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. फिर अगर वैल्यू 0 से -1 के दरमियान लाई करती है, नेगेटिव रिलेशन है. 0 से +1 के दरमियान कोई वैल्यू लाई करती होगी, पॉजिटिव रिलेशन है. वैल्यू जितना नियर टू 0 होती है उतना वीक रिलेशन होता है. वैल्यू जितनी 1 के करीब होती है उतना पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. ये आप लोग स्टार्ट्स में चीज़ें डिस्कस कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे. ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा होता है. अब अगर हमने पोर्टफोलियो के लिए रिस्क कैलकुलेट करना है तो वी नीड टू यूज़ दिस फार्मूला. लेकिन इस फार्मूला को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमारे पास एक थोड़ा आसान सा तरीका भी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ एक पोर्टफोलियो में कंबाइन हो रही होती हैं उतना आपका ज़रा डिटेल्ड ज़्यादा कैलकुलेशंस हो जाती हैं. तो आपके मतलब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम किसी भी पोर्टफोलियो का जिसमें एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ मौजूद हैं उसके लिए हम इस किस्म का एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसकी बेसिस पे स्टैंडर्ड डिविएशन और रिस्क की कैलकुलेशन आसान हो जाती है. हमारे पास जितनी भी पोर्टफोलियो में एसेट्स होंगे, सिक्योरिटीज़ होंगी, हमने उतनी कॉलम और रोज़ बनाने हैं और इन कॉलम और रोज़ को यूज़ करके एक मैट्रिक्स बनाना है. अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक 3 एसेट पोर्टफोलियो को लिया गया है, मतलब एक ऐसी पोर्टफोलियो जिसमें 3 एसेट्स हैं. तो हमारे पास 3 कॉलम्स और 3 रोज आ रही हैं. ईच कॉलम एंड ईच रो रिप्रेजेंट 1 एसेट इन द पोर्टफोलियो. मतलब कॉलम 1 और रो 1 का मतलब है कि ये पहला एसेट है, पहली सिक्योरिटी है. कॉलम 2 और रो 2 मीन्स ये सेकेंड सिक्योरिटी है. कॉलम 3 और रो 3 मीन्स ये थर्ड सिक्योरिटी है. क्योंकि जब भी पोर्टफोलियो बनाई जाएगी तो इसमें मौजूद जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं वो एक दूसरे के रिस्क को मिनिमाइज़ करेंगे, एक दूसरे के रिस्क के ऊपर इफ़ेक्ट डालेंगे. इसलिए हमने इन तमाम सिक्योरिटीज़ के रिलेशन को, एक दूसरे के साथ रिलेशन को देखना है. तो जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स है वो किस तरह से आती है, किस तरह कंस्ट्रक्ट होती है. अब देखो पहली वैल्यू जो मैट्रिक्स में लिखी हुई है W1 इंटू W1 इंटू सिग्मा 1 ये बनी है किधर से, आई है किधर से, क्योंकि ये जो पहला क्वाड्रेंट है या पहली वैल्यू है ये कंस्ट्रक्ट होती है कॉलम 1 और रो 1 के कम्बिनेशन से. कॉलम 1 और रो 1, कॉलम 1 और रो 1 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये फर्स्ट सिक्योरिटी रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसलिए वेट ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी इंटू रिलेशनशिप और कोवेरियंस बिटवीन 1 and 1.
अगली जो वैल्यू है ये किस तरह से आई है, ये बनती है कॉलम 2 और रो 1 की इंटरेक्शन से। मतलब कॉलम 2 में क्या था, सेकंड एसेट था, रो 1 में फर्स्ट एसेट था। तो ये इन दोनों एसेट्स के रिलेशनशिप को पोर्ट्रे करने के लिए, कैप्चर करने के लिए इफेक्ट को हमने ये वैल्यू बनाई है। तो दिस विल बी वेट ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ सेकंड सिक्योरिटी इंटू कोवेरियंस बिटवीन 1 एंड 2। थर्ड वैल्यू बन रही है कॉलम 3 और रो 1 के कम्बिनेशन से। मतलब फर्स्ट सिक्योरिटी और थर्ड सिक्योरिटी को हम मिला रहे हैं, उनका रिलेशन देखना चाह रहे हैं। तो दिस विल बी वेट ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ थर्ड सिक्योरिटी इंटू कोवेरियंस बिटवीन 1 एंड 3। ठीक है, फिर इसी तरह फोर्थ आप देखो नीचे आ जाओ, तो ये बनी है कॉलम 1 और रो 2 के कम्बिनेशन से। तो इट विल बी वेट ऑफ 2 इंटू वेट ऑफ 1 इंटू सिग्मा और कोवेरियंस बिटवीन 2 एंड 1। फिफ्थ वैल्यू देखो तो ये रो 2 और कॉलम 2 के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो इट विल बी वेट ऑफ 2 इंटू वेट ऑफ 2 इंटू कोवेरियंस बिटवीन 2 एंड 2। क्लियर होती है बात। अब यहाँ पे हमारे पास जब भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारे पास वेट ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी भी क्वेश्चन में गिवन होगा, वेट ऑफ सेकंड सिक्योरिटी भी क्वेश्चन में गिवन होगा। हमने कोवेरियंस की वैल्यूज लेके और वो इस मैट्रिक्स में पुट करके इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन या पोर्टफोलियो के रिस्क का फॉर्मूला है उसकी वैल्यूज़ ही कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। अगर आप ये देखो तो ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किए ये इसी इंडिविजुअल इस अंडर रूट के अंदर वाले जो वैल्यू है डब्ल्यू जे इंटू डब्ल्यू के इंटू सिग्मा जे के, हम बेसिकली यही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यही वैल्यूज़ बना रहे हैं इस मैट्रिक्स के थ्रू। ठीक है ना। और फिर हमने क्या करना है, समेशन लेना है, इन सारी वैल्यूज़ को आपस में सम करना है, अंडर रूट लेना है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि ये सिग्मा जे के, सिग्मा और कोवेरियंस बिटवीन टू एसेट्स इन द पोर्टफोलियो, ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी पीछे हमने फॉर्मूला देखा है कि कोवेरियंस का फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सेकंड सिक्योरिटी इंटू को रिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू सिक्योरिटीज। तो हम इस फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला यूज़ करके ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है। एग्जाम्पल्स इसको हम करते हैं। यू आर क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक डी, वही एग्जाम्पल है जो भी हमने रिटर्न के लिए देखी थी। दो सिक्योरिटीज़ हैं डी एंड बी डब्ल्यू। इन्वेस्टमेंट आपने इनमें की है, वेट्स कितने थे, एक में 4.4 मतलब 40% इन्वेस्टमेंट थी, एक में 60% इन्वेस्टमेंट थी। आपको इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डिविएशंस दिए हुए और कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसके लिए इस मैट्रिक्स को, अब ये 2 एसेट्स का था क्योंकि 2 एसेट्स थे, बी डब्ल्यू सिक्योरिटी स्टॉक और डी स्टॉक था, तो 2 थे, तो इसलिए अब यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स और 2 रोज आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो वैल्यू बनेगी वो किस तरह बनेगी, वेट ऑफ फर्स्ट इंटू वेट ऑफ फर्स्ट इंटू कोवेरियंस बिटवीन 1 एंड 1। दूसरी वैल्यू बनेगी वेट ऑफ 1 इंटू वेट ऑफ 2 इंटू कोवेरियंस बिटवीन 1 एंड 2। थर्ड वैल्यू बनेगी वेट ऑफ 2 इंटू वेट ऑफ 1 इंटू कोवेरियंस बिटवीन 1 एंड 2। फोर्थ वैल्यू बनेगी वेट ऑफ 2 इंटू वेट ऑफ 2 इंटू कोवेरियंस बिटवीन 2 एंड 2। और कोवेरियंस के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, जिस तरह सिग्मा बी डब्ल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी डब्ल्यू इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी डब्ल्यू इंटू को रिलेशन बिटवीन बी डब्ल्यू एंड बी डब्ल्यू। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास को रिलेशन बिटवीन बी डब्ल्यू एंड डी तो दिया हुआ है 0.75। अब अगर आपने को रिलेशन बिटवीन बी डब्ल्यू एंड बी डब्ल्यू देखना है तो वो कितना होगा, 2 सिमिलर सिक्योरिटीज़ हैं, उनके दरमियान को रिलेशन क्या होगा, उनके दरमियान को रिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन होगा। मतलब को रिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली 1 होगी। जहाँ पे सेम सिक्योरिटीज़ होती हैं, मतलब एक जैसी चीज़ों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन होगा ना। मतलब अगर हमारे पास 2 स्टॉक्स हैं, एक कंपनी के, बी डब्ल्यू कंपनी के 2 स्टॉक्स हैं, तो इन दोनों स्टॉक्स, इन दोनों शेयर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो एक साथ मूव करेंगी ना। एक का रिटर्न ज़्यादा होगा तो दूसरे का रिटर्न भी ज़्यादा होगा, एक का रिटर्न कम होगा तो दूसरे शेयर का रिटर्न भी कम होगा, क्योंकि सेम है।
ठीक है। तो सिमिलर वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन कोफिशिएंट एग्जैक्टली 1 होता है। तो ये जहाँ पे सिग्मा बी डब्ल्यू लिखा है यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली जहाँ पे सिग्मा डी लिखा है वहाँ पे भी 1 आएगा। इंडिविजुअल सिर्फ वेट्स मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन जहाँ पे सिग्मा बिटवीन डी एंड बी डब्ल्यू या सिग्मा बिटवीन बी डब्ल्यू एंड डी है, वहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, जो क्वेश्चन में आपको 0.75 दिया हुआ है। ये वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे हमारे पास, और फिर ये वैल्यूज कैलकुलेट करके स्क्वायर रूट के अंदर डाल देंगे, इनको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो या रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब अगर हम ओवरऑल अपनी कैलकुलेशन को एनालाइज करें तो हमारे पास आया कि स्टॉक BW, सॉरी ये C नहीं है, स्टॉक BW था। स्टॉक BW का रिटर्न इंडिविजुअल था 9%, स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क था 13.5%। स्टॉक D में इन्वेस्टमेंट करने से 8% रिटर्न था, लेकिन रिस्क भी इसमें कम था, 10.65% रिस्क था। जब हमने इन दोनों सिक्योरिटीज़ को पोर्टफोलियो में डाल दिया तो हमारे पास ओवरऑल रिटर्न क्या हो गया, 8.64। अब ये 8.64 जो रिटर्न है, अगर आप देखो तो अगर हम C में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न तो ज़्यादा है लेकिन साथ में रिस्क भी ज़्यादा है। D में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न भी कम हो जाता है, रिस्क भी कम हो जाता है। तो अगर हमने इन दोनों को पोर्टफोलियो में कंबाइन कर दिया है तो आप देखो तो जो मिनिमम रिटर्न 8% था, पोर्टफोलियो का रिटर्न उससे ज़्यादा ही आया है। ठीक है। और अगर आप रिस्क को देखो तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज नाउ 10.91%। इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ के रिस्क के मुकाबले में पोर्टफोलियो का रिस्क क्या हो गया है, कम हो गया है। स्टॉक BW में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 9% रिटर्न था, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन 13.5% थी। ये जो 13.15% रिस्क था वो डिक्रीज होकर अब क्या हो गया, 10.91%। आप देखो तो जो D सिक्योरिटी जिसका रिटर्न कम था उसके रिस्क के कंपैरिजन में पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ आप रिटर्न को देखो तो रिटर्न भी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है ना। अगर हमने रिटर्न और स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान रिलेशनशिप को देखना है, हम कोवेरियंस कैलकुलेट करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल अदर वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है। तो आप देखें स्टॉक C का कोवेरियंस 1.46 है, स्टॉक D का कोवेरियंस 1.33 है, जबकि पोर्टफोलियो का कोवेरियंस 1.26 है। जितना वेरिएंस कम होता है उतना अट्रैक्टिव वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो ये पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है। इसको ग्राफिकली अगर हम देखना चाहें तो आपको ग्राफ में सिक्योरिटी ई की रिटर्न्स की मूवमेंट शो की गई है ओवर टाइम, दूसरी सिक्योरिटी की भी मूवमेंट शो की गई है। तो जब हम पोर्टफोलियो में इन डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को कंबाइन करते हैं तो ओवरऑल जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज होके, आप देखो अगर स्टॉक E और स्टॉक F को देखो, इसकी ग्राफ कितना ड्रास्टिकली मूव कर रहे हैं, ज़्यादा मूवमेंट है, बड़ी मूवमेंट्स हैं इनके अंदर। तो जब हम पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज़ को कंबाइन करते हैं तो ओवरऑल रिस्क मिनिमाइज होता है। जब रिस्क मिनिमाइज होता है तो इसका मतलब ये है कि ओवर टाइम इतनी ज़्यादा वेरिएशंस रिटर्न्स में नहीं आएंगी। तो दिस इज़ बेसिकली बेनिफिट ऑफ मेकिंग अ पोर्टफोलियो। यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई मसला हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।